दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार शहरों में लगने वाले जाम से छुटकारा पाने के लिए बिहार के 5 शहरों में रिंग रोड का निर्माण करने जा रही है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार वर्तमान समय में राजधानी पटना में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में रिंग रोड के निर्माण को लेकर सहमति बन गई है। पथ निर्माण विभाग ने दरभंगा और आरा में रिंग रोड बनाने का फैसला भी लगभग ले ही लिया है। आपको बता दें कि रिंग रोड के निर्माण के बाद नए इलाकों का विकास होगा, जहाँ साथ ही साथ इन शहरों में ट्रैफिक समस्या भी दूर हो जाएगी। जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार से बिहार के 5 प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए मदद मांगी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति नजदीक है। जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमतौर पर मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन कई बार ग्रहों की दिशा में बदलाव के कारण मकर संक्रांति की तिथि में भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें मकर संक्रांति किस तिथि को मनानी है। जब पंचांगों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी दोपहर 2:43 से शुरू हो रहा है। जहां ऐसे में श्रद्धालु 15 जनवरी को पर्व मनाएंगे। जहां हालांकि इसको लेकर कई पंचांगों की राय भी अलग अलग बताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली से पटना के लोगों में खास खुशी है। प्रधानमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व पर 10 मेष गुरु के 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस घोषणा का पटना साहिब के सिखों ने भी जमकर स्वागत किया है। आपको बता दूं कि 10 मेष गुरु का जन्म पटना में ही हुआ था और उनके बचपन का काफी वक्त भी यहीं पर गुजरा था। पटना साहिब में तख्त श्री हरि मंदिर साहिब जहां है, ठीक उसी जगह पर 10 मेष गुरु का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी जमकर स्वागत किया है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी की तरफ से बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, एमएसपी सहित ऐसे कई अन्य मुद्दों को लेकर कल जन अधिकार पार्टी की तरफ से रेल चक्का जाम अभियान चलाया गया। कल जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल मार्ग जाम कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेनें घंटों खड़ी रही। जहां वहीं आरपीएफ के जवानों ने जाप नेताओं को गिरफ्तार किया। जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर मोदी और नीतीश के विरोध में नारेबाजी करते हुए बिहार के कई जिलों में के ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। जहां इनकी मांग किसानों को एमएसपी लागू करने की और फिर पंचायत सचिव को वापस नौकरी पर रखने की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रेल रोककर प्रदर्शन करके कहा है कि हमारी मांग है कि किसानों का एमएसपी लागू किया जाए। पूरा भारत किसान के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के बैनर तले रेल चक्का जाम किया है। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक एमएसपी लागू न हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार सहित सीमांचल के पूर्णिया में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जब कुहासा और कनकनी के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जहाँ एक तरफ जहां लोग अपने घरों के भीतर कंबल या फिर रजाई की शरण लिए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्णिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस कड़ाके की ठंड में न ही रजाई और न ही कंबल नसीब है। ऐसे में ठंड से ठिठुरते लोगों की मदद के लिए प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन, महासचिव जिलाधिकारी राहुल कुमार आगे आए हैं। जहां उन बेसहारा लोगों के बीच कंबल वितरित किया गया। वहीं कंबल प्राप्त करने वाले लोग काफी खुश नजर आए। जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने बारी बारी से तमाम लोगों को कंबल दिया। दोस्तों बात जब बिहार की होती है तो फिर जहन में कुछ खास त्यौहार और जुबान पर कुछ खास पकवानों का स्वाद आ ही जाता है। छठ की छटा निराली है तो मकर संक्रांति की बात ही अनोखी है। जब लिट्टी चोखा में अजब बात है और दही चूड़ा का अपना ही स्वाद है। मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाले हैं, जब पूरे देश की परंपरा से अलग बिहार में इस दिन की परंपरा ही अलग है। दरअसल मकर संक्रांति के पावन दिन बिहार में दही चूड़ा खाए जाने का प्रचलन है। जब बात आती है दही चूड़ा की तो फिर याद आता है भागलपुर का स्वादिष्ट कतरनी चूरा। जब भागलपुर के क्षेत्र में कतरनी धान का खास तौर पर उत्पादन होता है। ये छोटे दाने का
खुशबूदार धान है जो बासमती से अलग स्वाद के लिए अपनी अलग ही पहचान रखता है। तकरीबन 100 से 150 साल की विरासत को सहेजने वाला ये धान भागलपुर बांका जगदीशपुर में अधिक उपजा जाता है, इसीलिए भागलपुर को इसके लिए खास प्रसिद्ध मिली है। इस धान की खासियत यह है कि कम उर्वरा वाली मिट्टी में अधिक होता है। दरअसल अधिक उर्वरा वाली मिट्टी में बड़ा पौधा होकर के गिर जाता है। यहाँ पर बाजार या फिर पहचान के अभाव में कतरनी की खेती में लगातार कमी आई है। इससे क्षेत्र में कतरनी की खुशबू कम हो गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। भागलपुर से हर साल मकर संक्रांति से पहले कतरनी चूरा बिहार भवन भेजा जाता है। इस साल भी बिहार भवन की ओर से 2 क्विंटल कतरनी चूरा की मांग की गई थी। उच्च क्वालिटी का चूरा और चावल जगदीशपुर और सुल्तानगंज में तैयार किया गया, जहां इसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी भेजा गया है। जहां सीएम नीतीश कुमार की ओर से भी चूरा और दही का भोज हर मकर संक्रांति के मौके पर दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्रता की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गए हैं। इस मामले को कल वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सत्यमेव जयते की जगह अब शस्त्रमेव जयते की बातें हो रही है। एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन भी दिया है। जहां उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है, जहां अब सभी पार्टियां दमखम लगा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भारत विरोधी या फिर हिंदू विरोधी तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। जहां साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग अभी भी गलत फहमी का शिकार हैं जो यूपी पर अपने आंकड़े थोप रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव 80 बनाम 20 होगा। यहाँ मतलब कि 80% समर्थक एक तरफ भाजपा की तरफ होंगे, 20% समर्थक दूसरी तरफ होंगे। जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि हिंदू विरोधी तत्व पहले भी मुझ पर भरोसा नहीं करते थे और आगे भी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी का विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20 का होने जा रहा है, जहाँ इसमें 80% लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और 20% लोग हमेशा की तरह विरोध करेंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब यह है कि 80% हिंदू जो है वो एक तरफ होंगे और 20% जो मुसलमान है वो एक तरफ होंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ यहाँ भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही अपने मौजूदा निवास स्थान को खाली कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के मौजूदा निवास एक अन्य मार्ग में कुछ सुधार कार्य किया जाना है, जिसके बाद अब उन्हें 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री की शिफ्टिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री के मौजूदा निवास स्थान को खाली करने की चर्चा को इस बात से भी जोर मिला है कि क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ काम करने वाले 30 से ज़्यादा स्टाफ कोरोना से ग्रसित पाए गए थे, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार को दूसरे हाउस में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जहां यूपी चुनाव में बिहार के लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार दिखेंगे। जब भाजपा और कांग्रेस के अलावा बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत आजमाएगी। इनके साथ ही लोजपा रामविलास और भाकपा माले की ओर से भी यूपी के चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जहां वहीं बिहार में सबसे अधिक विधायक वाली पार्टी आरजेडी ने वहां चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दे दिया है। पार्टी के नेता जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। और अब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वे यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का साथ देंगे। जब बिहार के सोनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पप्पू यादव पहुंचे थे, जब वहां उन्होंने यूपी चुनाव पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो बहुत क्लियर हूं, जहां जो योगी और बीजेपी को हराएगा वहां मैं सपोर्ट करूंगा। पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकते हैं, मायावती तो कहीं ही नहीं है। जब मायावती कब बीजेपी के साथ चली जाए इसका कोई भरोसा ही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें सिर्फ प्रियंका और अखिलेश यादव पर ही भरोसा है, जो भी बीजेपी को हराएगी उसका ही साथ देंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले 4वीं से 8वीं कक्षा के 30% छात्र फेल हो गए हैं। जब परीक्षा का परिणाम देखकर शिक्षक और अभिभावक हैरान है। दरअसल ये खबर बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड में स्थित स्कूल की है, जहां 4वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के 30% स्टूडेंट हाफ ईयरली परीक्षा में फेल हो गए हैं। जब कोरोना काल में लंबे समय से छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, जब ऐसे में उन्हें ऑफलाइन परीक्षा के लिए तैयार करना मुश्किल हो गया है। सिलेबस पूरा ना होने और फिर बिना तैयारी एग्जाम में बैठना भी इसकी वजह बने हैं। स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं तो चला रहे हैं, लेकिन इन कक्षाओं में 30 से 40% छात्र ही शामिल हो रहे हैं। जहां एक और छात्र ऑनलाइन कक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं उनकी सेल्फ स्टडी की आदत भी खत्म हो रही है। लिहाजा हाफ ईयरली परीक्षा में ज्यादातर छात्रों का प्रदर्शन खराब रहा। हर साल 4वीं से 8वीं तक के छात्रों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहता है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के चलते छात्रों की तैयारी अधूरी है और कई स्टूडेंट सभी विषयों में फेल है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा सहित किसी भी जिले में जमीन खरीदने वाले लोग अब बिहार सरकार की वेबसाइट पोर्टल से ये जान सकते हैं कि वे जो जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन का असली मालिक आखिर है कौन और हमें किससे जमीन की रजिस्ट्री करानी चाहिए। जब बिहार के शहरों में अक्सर देखा जाता है कि जमीन बेचने वाले दलाल दूसरों की जमीन को अपना बताकर उसे बेचने की कोशिश करते हैं और जमीन खरीदार से पैसे भी ले लेते हैं। ऐसे में जमीन खरीदने वाला व्यक्ति फर्जीवाड़ा का शिकार हो जाता है और उनके पैसे भी डूब जाते हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने लोगों की परेशानियों को दूर करने तथा जमीन खरीद बिक्री के दौरान जमीन का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एक वेबसाइट बनाई है और यह वेबसाइट है www.land.bihar.gov.in। इस वेबसाइट से आप जमीन का डिटेल्स देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको जमाबंदी संख्या डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद जमीन मालिक का नाम पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी कि जमीन पर कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। जब बिहार के अंदर हर दिन मिलने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। राजधानी पटना समेत कई जिले ऐसे हैं जहां हर दिन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पटना में यह आंकड़ा कल 2000 के ऊपर जा पहुंचा। लेकिन तीसरी लहर के आंकड़े बिहार में जो खतरनाक ट्रेंड बता रहे हैं, जो वह युवाओं को लेकर नई आफत है। जब तीसरी लहर की चपेट में सबसे ज्यादा युवा वर्ग के मरीज पाए जा रहे हैं। इसमें 20 से 29 साल के उम्र वर्ग के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। तीसरी लहर की शुरुआती दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार में 20 से 29 साल तक के मरीजों की संख्या 26% या फिर उससे ज्यादा है। तो अगर आप युवा हैं तो फिर आप इस कोरोना से बच के रहने तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, बिहार में तीसरी लहर सक्रिय होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में 7 जनवरी तक के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। उसमें ये जानकारी सामने आई है कि सबसे ज्यादा संक्रमित युवा वर्ग से हुए हैं। बिहार में संक्रमण का असर महिलाओं की अपेक्षा यानी कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर ज्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी हिंदुत्ववादी छवि के लिए आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने तेलंगाना के वारंगल में कहा कि जिस तरीके से धारा 370 को खत्म किया गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक वैसे ही वे दिन दूर नहीं जब निजाम और ओवैसी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत अब जाग चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का इतिहास कहता है कि बाबर, औरंगजेब और निजाम ज्यादा दिन नहीं जी सकते। मुझे यकीन है कि निजाम की विरासत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और भारतीय सभ्यता पर आधारित एक नई संस्कृति का उदय होगा। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाली नोटों के इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें बिहार से ही एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और 2,90,000 कीमत की जाली नोट बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार शख्स का नाम रायसुल आजम है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। वह दिल्ली, NCR, यूपी, पश्चिम बंगाल में नकली नोटों की सप्लाई करता है। स्पेशल सेल के DCP जसमीत सिंह के मुताबिक अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह उनकी टीम को पता चला था कि नेपाल से बिहार मोतिहारी में नकली नोट आ रहे हैं। जब पुलिस के मुताबिक ये नकली नोट नेपाल के रास्ते भारत आ रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ के सत्य प्रकाश अपनी पत्नी रुकमणी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा ताला बनाया है।
दुनिया का सबसे बड़ा ताला 30 किलो की सिर्फ उसकी चाबी है। जब 30 किलो की चाबी से खुलने वाले इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को दंपति द्वारा समर्पित किया जाएगा। 2 लाख रुपए वाले इस ताले पर राम दरबार की आकृति उकेरी गई है। अलीगढ़ ज्वालापुरी निवासी सत्य प्रकाश ने बताया है कि इस ताले को बनाने में करीब 6 माह का समय लगा है। इस ताले का वजन 400 किलो है, जिसकी लंबाई 10 फीट की है और चौड़ाई 4.5 फीट की है। इस ताले को खोलने के लिए 30 किलो की चाबी है, जिसे बनाने में कुल 2 लाख का खर्चा आया है। अभी 1 लाख रुपए में तैयार किया गया है। मंदिर में देने से पहले सत्य प्रकाश इसमें पीतल का काम करेंगे। इससे पहले उन्होंने 300 किलो का ताला बनाया था, जिसकी खूब चर्चा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर हड़प हुआ है, बवाल हुआ है। जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है। ये पूरा मामला पटना के जनकपुर थाना क्षेत्र का है। कुछ देर के लिए इलाका रणभूमि का मैदान बना हुआ रहा। पटना के कड़बिघा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा है। जब पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई, स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती किया गया। लोगों के जबरदस्त बवाल को देखते हुए पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों द्वारा पथराव को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालात काबू होता देखकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी करके खदेड़ा गया। इस समय इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब स्थिति काबू में है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज जिले में एक लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लड़की के घर वाले ने तो पहले अपनी बेटी को तलाशा, वह नहीं मिली तो फिर उसकी सहेली और सहेली के चाचा को ही अगवा कर लिया, यानी कि उठा लिया। सहेली और चाचा को जमकर पीटा गया और फिर चीखों को रिकॉर्ड करके परिजनों के पास भेजा गया। कहा कि जल्द ही हमारी बेटी का ठिकाना बताओ वरना और बुरा हश्र करेंगे। मामला बिहार के गोपालगंज जिले के मंगोलपुर गाँव का है। मंगलपुर का रहने वाला अनुवत कुमार अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। वह जिस लड़की के साथ भागा उसके परिवार वाले काफी दबंग बताए जाते हैं। जहां लड़की के परिवार वालों के डर से प्रेमी के घर वाले फरार हो गए हैं। जहां उसके बाद लड़की के परिजनों ने अपनी ही बेटी की एक सहेली और उसके चाचा को अगवा कर लिया, फिर उनके साथ हैवानियत दिखाया। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं और शराबबंदी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ताज़ा मामला राजधानी पटना का है, जहां अपने दोस्तों के साथ 2 लड़कियां नशे की हालात में पेट्रोल पंप पर पहुंची थी, जहां हंगामा मचाने लगी। जब पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप पर लड़कियों का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जब नशे में धूत हंगामा करते इन लड़कियों पर जब लोगों की नज़र पड़ी तो वे भी हैरान रह गए। जब तब सरकार के शराबबंदी पर लोग चर्चा करने लगे। जब लोग कहते दिखे कि क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है। नशे में धूत लड़कियों के हंगामे के बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब नशे में धूत लड़कियां खुद को यूट्यूबर बताकर बीच सड़क पर हंगामा करती दिखी। इस दौरान लोग दोनों लड़कियों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखती रही। जब ये सब होता देखकर भीड़ में शामिल किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन उससे पहले ही दोनों लड़कियां और उसके साथ आए बॉयफ्रेंड वहां से किसी तरीके से भाग निकला। जब तक पुलिस पहुंची तब तक सभी वहां से 9-11 हो चुके थे। इस दौरान लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना रहा है कि क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस ने बंगाल के रहने वाले शराब तस्कर समर घोष को गिरफ्तार किया है। लेकिन आप समर घोष की कहानी सुनेंगे तो फिर हैरान रह जाएंगे। जब बंगाल के शराब तस्कर समर घोष के ठाठ किसी रईस से कम नहीं थे। यही वजह है कि शराब की तस्करी में करोड़ों की कमाई के बाद उसने पैसे को पानी की तरह बहाया। जब पुलिस की पकड़ में आने के बाद खुलासा हुआ है कि महज 10वीं तक
फरार शराब तस्कर समर घोष जो पहले सब्जी बेचता था, यह शराब की तस्करी में उसने अकुत पैसे कमाए। इसके बल पर उसने एक साल में 50 बार सिलीगुड़ी के बागडोरा हवाई अड्डे से दिल्ली तक बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा की, जहां उसने ये सब कुछ अपनी एयर होस्टेस महिला मित्र को खुश करने के लिए और फिर उसे अपनी ठाट बाट दिखाने के लिए किया था। जब बाद में यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली सोनिया नामक इसी एयर होस्टेस के साथ शराब तस्कर समर घोष ने शादी कर ली। बताया जाता है कि सोनिया समर के रुपये फोकने की अदा की इस तरह कायल हो गई कि उसने समर से शादी रचा ली। जब समर घोष के पिता सुकुमार घोष बंगाल के इस्लामपुर में जल संसाधन विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है। उसने घर वालों को भी शराब तस्करी के धंधे की भनक नहीं लगने दी थी। जहां घर वालों की नज़र में वह बिजनेस करता था, जहां वह अपने एयर होस्टेस महिला मित्र के दोस्तों को भी कई बार पार्टी दे चुका था और इस पार्टी में भी उसके द्वारा लाखों रुपए फूंके गए थे। समर घोष की गिरफ्तारी के दौरान भी यही पार्टी वजह बनी और उसे पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबोच लिया। यह शराब तस्कर समर घोष के जिस एयर होस्टेस से संबंध थे, उसकी जिस दिन ड्यूटी रहती थी उस दिन बिजनेस क्लास की टिकट वह मुंह मंगा रकम देकर के खरीदता था। जब 2019 से शुरू हुआ बिजनेस क्लास में उसका हवाई सफर 2020 तक तब तक जारी रहा जब तक दोनों ने शादी नहीं रचा ली। दोस्तों बात करते हैं कि ओमिक्रॉन के कारण कोरोना की तीसरी लहर के फैलने की गति बेहद तेज है। लेकिन यदि मौतों के आंकड़े को देखें तो फिर दूसरी लहर की तुलना में करीब 600% मौतें कम दर्ज की गई है। पहली लहर की तुलना में यह कमी करीब 900% की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौतों में मामूली इजाफा हो सकता है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,59,632 नए संक्रमित तथा मौतें 327 दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेटी संप्रीता यादव ने गूगल से मिले 1 करोड़ 10 लाख का पैकेज के बाद रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जब संप्रीता अपने पिता रामाशंकर यादव और मां शशि प्रभा के साथ तेजस्वी यादव के आवास 10 सर्कुलर पर जाकर के मुलाकात की। जब तेजस्वी यादव ने संप्रीता यादव को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार को अपनी इस होनहार बेटी पर गर्व है, जब वह अपनी प्रतिभा से देश और राज्य का नाम रोशन करती रहेगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। संप्रीता यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बताया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के नोट्रेडम स्कूल से हुई थी। बाद में 12वीं क्लास तक की पढ़ाई दिल्ली से प्राप्त की, फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक की। लगातार कई चरणों में इंटरव्यू देने के बाद उन्हें गूगल ने शानदार पैकेज पर नौकरी दी। संप्रीति यादव ने कहा है कि उन्हें जो गूगल की ओर से शानदार पैकेज मिला है, ये मेरे और मेरे परिवार के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। उन्होंने कहा कि अगर सच्चे मन से किसी लक्ष्य को पाने की ठान लिया जाए और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत की जाए तो फिर ईश्वर ऐसी मनोकामना को पूरा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के अंतर्गत गरमोहनी गांव आज खेती किसानी में इतिहास रच रहा है। ये गांव पपीता और शिमला मिर्च की खेती का हब बन गया है। यहाँ के किसान धीरज कुमार व्याख्ता हैं, लेकिन उन्होंने अपने भाई नरेश प्रसाद निराला के संग मिलकर खेती किसानी की परिभाषा ही बदल दी है। जब व्याख्ता की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी धीरज ने खेती किसानी से मुंह नहीं मोड़ा है। जब वे पपीते के साथ शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, आसपास के किसान उनसे खेती के गुण सीखने पहुंचते हैं। वे खेती किसानी में राज्य स्तर पर व्याखी पा चुके हैं। जहां उनकी प्रेरणा से आज दर्जनों किसान पारंपरिक खेती से हटकर आधुनिक पद्धति से खेती करके आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि से आय दोगुनी करने की नजीर बन गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी दिख रहा है। जहां अब तारीखों की घोषणा के बाद सारे दलों की सक्रियता बढ़ गई है। तैयारी और दावेदारी का अंतिम चरण में प्रवेश हो गया है। मोहरे सजाए जाने लगे हैं। जेडीयू के आस बीजेपी पर टिकी है। मुकेश सहनी की वीआईपी पहले से ही यूपी में कार्यालय खोलकर सक्रिय है। इसका असर बिहार में बीजेपी के साथ वीआईपी के गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ रहा है। जीतन राम मांझी भी सक्रिय हो गए हैं। मांझी और मुकेश सहनी की कई राउंड की बैठकें हो चुकी है। चिराग पासवान भी बिहार से बाहर मौके की तलाश में जुटे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव रिश्तेदारी निभाने जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। जेडीयू की उत्तर प्रदेश में उम्मीद भरी निगाहें लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दावा है कि बीजेपी से सकारात्मक बातचीत चल रही है। हालांकि अब दोनों दलों के पास ज्यादा समय नहीं है। आरजेडी ने समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आरजेडी यूपी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार बेटियों के लिए देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना से लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा योगदान करने का अवसर मिलेगा। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश का रास्ता साफ करने और फिर महिला अधिकारियों को सेनाओं में अस्थायी कमीशन दिलाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगले 8 सालों में भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने वाला है और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था IHS मार्केट ने अनुमान लगाया है कि साल 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यानी कि भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रहेंगे। IHS मार्केट ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल सकता है और भारत की GDP जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बाद दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगर भारत अगले 8 सालों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाब रहा तो फिर निश्चित तौर पर भारत के लिए ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि होगी। साथ ही साथ भारत की साख पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक तरह से भारत धरती की महाशक्तियों में से एक कहलाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस जानलेवा संक्रमण का प्रसार महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार दिल्ली में पिछले सप्ताह के मुकाबले 9 गुना मामले बढ़ गए हैं। पिछले सप्ताह राजधानी में कुल 10,000 मामले थे जो इस सप्ताह बढ़कर 95,000 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह 41,000 केस थे जो कि इस सप्ताह में 2,02,000 हो गए हैं। यूपी की बात करें तो पिछले सप्ताह यूपी में 1,600 मात्र मामले थे जो अब बढ़कर के 25,000 हो गए हैं। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के अनुसार देश के स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर रूप से बीमार नागरिकों को सोमवार से एहतियाती खुराक लगनी शुरू हो गई है। सरकार ने सभी राज्यों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जब बिहार में 2 नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा यानी कि NH का निर्माण किया जाएगा। जब केंद्र सरकार ने दोनों नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। जब NH 122B और NH 527E के निर्माण से लाखों बिहार वासियों को इसका फायदा होगा। वे एक से दूसरी जगह तक पहले से कम समय में और फिर आराम के साथ आ जा सकते हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों हाईवे को अपनी मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि दिसंबर में पछुआ हवा का असर शुरू होते ही ठंड बढ़ गई है। इसी बीच अंडे का मूल्य बाजार में रफ्तार पकड़ने लगा है। जब बाजार में अंडे की बिक्री बढ़ी है जिसके कारण अंडों में मूल्य में वृद्धि हुई है। बताया जाता है कि नवंबर में 210 अंडों की एक पेटी 1170 रुपये में बिक रही थी। जनवरी आते आते अंडे की कीमतों में उछाल आया है। इस समय अंडे की एक पेटी 1270 रुपये में मिल रही है। बाजार में प्रतिदिन 5,000 अंडे की खपत बताई जा रही है, यानी कि एक बाजार के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि ठंड में अंडे का फायदा ही लोगों को ज्यादा भाने लगा है। दरअसल ठंड में शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए लोग अंडे खाते हैं। शाम ढलते ही बड़े बाजार की बात तो छोड़ ही दीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों के चौक चौराहे पर भी अंडे की दुकान सज जाती है। किशनगंज के एक डॉक्टर ने बताया है कि ठंड के मौसम में लोगों को 1 से 2 अंडे रात के समय खाना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा और ताकत मिलती है। दूध के साथ अंडे का सेवन और ज्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में एक बार फिर से उलटफेर होने जा रहा है। दरअसल बिहार में 11 से 13 जनवरी तक सामान्य से मध्य बारिश होगी। इस दौरान ओलावृष्टि और ठंड का गिरने की भी आशंका है। 10 जनवरी से बिहार में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इससे प्रभाव से पश्चिमी बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। सोमवार को तकरीबन पूरे बिहार में आसमान में बादल छाए रहे। IMD के मुताबिक झारखंड और उसके निकटवर्ती बिहार में चक्रवाती क्षेत्र गहराता जा रहा है। इन सभी मौसमी स्थितियों की शुरुआत 9 जनवरी से ही हो गई है।
है। इसके प्रभाव से रात के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन दिन के तापमान में अहम गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरते ही बिहार का कुछ हिस्सा एक बार फिर से शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग की बुलेटिन के मुताबिक 10 जनवरी को पूरे बिहार में बादल की मौजूदगी रहेगी, जहां पश्चिमी बिहार में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 11 और 12 जनवरी को करीब पूरे बिहार में मध्यम दर्जे की बारिश तेज हवा के साथ शुरू हो जाएगी। इस दौरान कई स्थानों पर ठनका और ओलावृष्टि की भी आशंका है। ओलावृष्टि विशेष रूप से दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में होगी। 13 जनवरी को भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि जनवरी में देश भर के स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में पटना को पीछे छोड़कर 27 रैंक की छलांग लगाते हुए मुजफ्फरपुर 55वें स्थान पर आ गया है। जब पटना की रैंकिंग 80वें स्थान पर जस की तस है। इस संबंध में मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम पर रैंकिंग में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि रैंकिंग में ये सुधार योजनाओं के शुरू होने के आधार पर हुआ है। इस रैंकिंग में भागलपुर 42वां, बिहार शरीफ 61वें नंबर पर है। नगर विकास आयुक्त रंजन ने बताया है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की ये अब तक की सबसे बेहतर रैंकिंग है। रैंकिंग में सुधार का सबसे बड़ा कारण स्मार्ट सिटी के तहत बनी योजनाओं पर काम शुरू होना है। इस तरह की योजना में सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क नाला निर्माण, सकदपुर मन की सौंदर्यीकरण, ICC भवन आदि का निर्माण शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने बीती रात डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जहां दीघा थाना में महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित आसियाना दीघा रोड में पेट्रोल पंप के नजदीक फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में हथियारबंद अपराधियों ने कर्मचारियों से मारपीट करते हुए 12 लाख की डकैती कर दी है। राजधानी पटना में हुई इस वारदात के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। डकैती का विरोध करने पर अपराधियों ने हब के मैनेजर पंकज कुमार को पिस्तल के बट से मारकर घायल कर दिया, जिसे पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मास्क नहीं लगाने पर युवक की पिटाई की जा रही है। आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर युवक के साथ लखीसराय वीडियो नीरज कुमार ने मारपीट की है, जिसे कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। उसमें कहीं भी ये निर्देश नहीं था कि बिना मास्क के व्यक्ति को पीटा जाए। इसके बावजूद भी वीडियो नीरज कुमार ने अपना दबदबा दिखाने के लिए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए युवक को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वीडियो में वीडियो साहब पीटने के पहले पूरी सावधानी से उपस्थित लोगों को कैमरा बंद करने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दूं कि इस दौरान नीरज कुमार ने खुद से सही से मास्क नहीं लगा रखा था। आपको बता दूं कि यह घटना लखीसराय स्टेशन के पास का है, जहां पुलिस और वीडियो साहब मास्क न लगाने पर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान वहां से एक युवक बिना मास्क लगाए जा रहा था। जहां युवक को वहां उपस्थित अधिकारी ने मास्क न लगाने को लेकर चालान भरने के लिए कहा। युवक चालान भरने के लिए राजी हो गया। इस बीच कुछ बातें होती है और वीडियो साहब युवक को थप्पड़ जड़ देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए ही है। सरकार ने क्रोम यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। इंडियन कंप्यूटर एजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी कि CART-in ने यूजर्स को अपना ब्राउजर तुरंत अपडेट करने के लिए कहा है। चेतावनी सिर्फ उन यूजर्स के लिए है जो पुराना वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां ऐसे यूजर्स हैकर्स का शिकार बन सकते हैं। CART-in एडवाइजरी में कहा है कि गूगल क्रोम ब्राउजर में कई कमियां पाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गूगल क्रोम टाइप कंफ्यूजन के कारण V8 में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित नहीं है, जहां इनसे वेब ऐप यूजर इंटरफेस, स्क्रीन कैप्चर, फाइल SPI, ऑटोफिल और डेवलपर्स टूल जैसे कई कमियों की पहचान की गई है। सरकार का कहना है कि अगर कोई यूजर्स गूगल क्रोम को अपडेट नहीं करता है तो फिर डिवाइस के रिमोट हैक होने का खतरा बना रहेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।